हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। लास्ट हमने सेट्स थ्योरी पढ़ा। सेट्स चैप्टर का नाम था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। बात करने वाले हैं आज की क्लास में। टॉपिक ऑफ डिस्कशन की अगर बात करें कि क्या टॉपिक रहने वाले जिसके बारे में हम समझ रहे होंगे, इस चैप्टर में जानने के बाद की कोशिश कर रहे होंगे, वो होंगे आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, देन ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से हमारा क्या मतलब है, और फाइनली रिलेशंस क्या होते हैं। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। चलो ठीक है बात करते हैं मुद्दे पे। हमने कहा कि सेट तो सबने पढ़ा, जिसमें मैंने यही समझाने की कोशिश करी है हमने कि सेट क्या है। जब कई सारी एलिमेंट्स, ठीक है, एक साथ आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो हम उनको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आपके पास सेट है। उसी से नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर जैसा रिलेशन और फंक्शन आ गया। तो रिलेशन या फंक्शन, ठीक है, फंक्शन तो बाद में आएगा। रिलेशन पे अगर हम बात करें तो हमने कहा कि वो रिलेशन रियल लाइफ में हो, वो आपके इन जनरल हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो जनरली नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है वैसे उसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि कभी भी हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम दो लोग, दो एंटिटी, दो एलिमेंट, दो नंबर्स तो हमें हमेशा ही रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। हम उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं रिलेशंस को फिर हम फर्दर, उसका एक स्पेशल केस होगा जिसको हम फंक्शन बोल रहे होंगे, उसके बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप थोड़ा सा इसमें पढ़ोगे भी तो वही चीज हमने लिख रखी है कि द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोड्यूसेस अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स यूजिंग रूल्स और कंडीशंस। उन सेट्स के बारे में जो हमने पीछे डिफाइन कर लिया, अब उन सेट्स के एक हो सकता है, दो से डिफरेंट सेट्स हो सके, उनके एलिमेंटों के बीच में कैसे रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस रूल के अंदर, किस कंडीशन के अंदर, उसको डिफाइन करेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको कम से कम दो एंटिटी तो जरूरत है, रिक्वायर्ड है ही है। तो उसके लिए ही आपका जो अगला टॉपिक है वो ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर कुछ और नहीं है, सिर्फ उन्हीं दो एंटिटीज को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक बात है। इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो एक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं या फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड मतलब क्रमित ना, जहां पे क्रम आता हो, क्रम का मायने हो, क्रम का मतलब हो, ठीक है। तो उसको हम लोग उस ऐसे पेयर्स की बात कर रहे हैं जहां पे इनके ऑर्डर मैटर करते हैं। क्या मीनिंग है ऑर्डर मैटर करते हैं, हमने कहा कि सपोज अगर मैं कोई पेयर ले रहा हूं, दो पीपल मतलब दो लोग हैं, ए और बी है, और मैंने इस तरीके से रिलेशन बोला इनके बीच में कि ऐसा है कि ए जो है फादर है बी का, राइट। अगर इस ऑर्डर में लिखा मैंने और मैंने कहा कि इसी ऑर्डर में बोल रहा हूं कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है दिस इज फादर, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका सन है। तो अगर ये है तो हमने कहा कि अगर गलती से भी अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया और किसी ने उल्टा लिख दिया इनके नाम, तो ये तो ब्लंडर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये फादर हो गया और ये सन हो गया, तो बेसिकली बेटे को बाप और बाप को बेटा बना दिया, है ना, ये हो गया। तो ऑर्डर बदलने से इनके मायने बदल जाते हैं जब हम दो नंबर्स के, दो एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें इतना ही जानना है आपको कि एक्स कोमा वाई या फिर ए कोमा बी, कोई भी दो एलिमेंट कोमा लगा के छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, उनको ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया। और जब ऑर्डर बोल लो तो मैंने कहा कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उसके मायने बदल जाएंगे। तो कभी भी
आप अगर दो पेयर ले रहे हो तो वहां पे ये बात याद रखना है कि a कोमा बी और b कोमा a इज नॉट द सेम थिंग, दीज टू आर डिफरेंट पेयर्स कह सकते हो विच हैविंग डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, इन एनी केस लेट्स से कि हमसे बोला ही जाए कि लेट्स से कि मेरे पास दो पेयर्स ऐसे हैं, लेट्स से ए बी और मैं सी डी ले रहा हूं और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि नहीं ये बराबर है, फिर हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ए अगर बराबर है सी के, ठीक है, और बी बराबर है अगर डी के, तब हम इनको क्या बोलते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अदरवाइज हम इन्हें कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इतना जानना इनफ है। बात करें आगे तो अगली चीज आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या होता है, एक सिंपल सी बात से समझेंगे। हमने कहा कि सपोज मैं एक सेट लेता हूं और इस सेट में मैंने कहा कि ए बी सी मैंने तीन एलिमेंट लिए, एक सेट में बी ले रहा हूं, सपोज इसमें 1 और 2 मैंने एलिमेंट लिया है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहली बात तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, या फिर इसको कहते हैं कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, या फिर इसको उल्टा भी हम लोग बोलते हैं कि बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। हालांकि इन दोनों के मायने अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, बात करेंगे इस पे। हमने कहा कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो होता क्या है, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। वो सिंपल सी चीज ये है कि जिन भी दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर ए का बी से कर रहे हो या बी का ए से कर रहे हो, तो अगर ए का बी से आपने करा है तो ए सेट के अंदर जाना है, इनका एलिमेंट पिक करना है कोई सा भी। कोशिश करिए कि आप उसी सीक्वेंस में फॉलो करें जिस सीक्वेंस में ये गिवन है। इससे होता है कि मिस आउट होने के चांसेस कम होते हैं। किसी को लगेगा कि सर दो दो तीन तीन एलिमेंट मिस ही क्या हो जाएगा, यू आर करेक्ट, बट अगर मेरे पास एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो उस सिचुएशन में मिस आउट होने के चांसेस रहेंगे। सो हम सेट के अंदर जाएंगे, कौन से सेट के अंदर गए, इस पहले सेट के अंदर जो भी यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। इसके एलिमेंट को पिक किया, पिक कर लिया, लेट्स से मैंने ए ले लिया। इस ए का दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। तो ए का पेयर 1 के साथ बना, ए का पेयर 2 के साथ बना। फिर हमने कहा कि दूसरा पिक करोगे, फिर सेम काम करोगे, बी का पेयर 1 के साथ, बी का पेयर 2 के साथ, फिर नेक्स्ट बी का पेयर तो हो गया, फिर उसके बाद आप सी पिक करोगे, तीसरा वाला एलिमेंट, और सी का पेयर 1 के साथ, सी का पेयर 2 के साथ। और ये जो किया आपने, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, बी कोमा ए की बात करोगे तो फिर से अब यहाँ पे बात उल्टी हो जाएगी कि अगर आपने बी को पहले लिया है तो अब जो एलिमेंट आप पिक करोगे वो पहले सेट बी से करोगे, ना कि ए से करोगे। ठीक है, तो अब अगर ए को पिक किया तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ। दूसरा वाला सेट यहाँ पे ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। तो 1 का पेयर ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ, 1 का पेयर सी के साथ। सेम 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ, 2 का पेयर सी के साथ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बात समझ में आ रही होगी। चलो, अब यहाँ पे मैंने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, तो हमने यहाँ पे अब दिख रहा होगा कि इसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर ही लिखे हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने कहा कि ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से ए का पेयर 1 के साथ बना रहे हो, सेट ए के एलिमेंट का पेयर सेट बी से बना रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि पहला वाला जो एलिमेंट पिक किया आपने, ए पिक किया है, तो ए का 1 के साथ हुआ, ए का 2 के साथ हुआ, और बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, जब उल्टा करना है तो हम इस तरीके से बी कोमा ए में जाएंगे। तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें, तो हमने कहा कि जब आपने ये किया या फिर जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है, अगर आप देखोगे तो रोस्टर मेथड याद करो। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं मतलब, और उसके साथ साथ हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से कॉमा लगा के लिखते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो सेम बात लिखी हुई है, यहाँ पे एक चीज चेंज होगा। यहाँ पे वहां पे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते थे, अब यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही तो है।
ठीक है, तो ये अगेन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक सेट है जो कि पेयर बन से आते हैं किसके, जिन दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की आप बात करो उनसे। ठीक है, अब अगर ए और बी में हम चीजें थोड़ा कंपेयर करें यहाँ पे तो क्या समझ में आता है। हमने कहा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, या फिर ए का कार्टेशियन बी के साथ या बी का ए के साथ, क्या ये दोनों सेम है। तो हमने कहा कि अगर ये दोनों सेट हैं और इसको लेट से मैं कहता हूँ कि ये सी सेट है और इसको मैं बोल देता हूँ कि चलो लेट से ये डी सेट है। अब अगर सी और डी दो डिफरेंट सेट्स हैं तो हमने कहा कि दो डिफरेंट सेट्स का कोई भी दो सेट बराबर कब होते हैं, उसके दो कंडीशन है। क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जो एलिमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट इटसेल्फ शुड बी द सेम इन गिवन टू सेट्स इफ यू आर सेइंग कि गिवन टू सेट्स आर इक्वल। अब ये चीज हम करके देखते हैं। हमने कंपेयर करना स्टार्ट करा। पहले वाले के अंदर पहले वाले एलिमेंट अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे दोनों में 6 एलिमेंट है, ये बात तो चलो ठीक है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि जब अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो यहाँ पे a कोमा 1 है, यहाँ पे 1 कोमा a है। क्या ये दोनों बराबर हैं, a कोमा 1 और 1 कोमा ये, क्या ये दोनों बराबर है। तो अभी मैंने बताया कि ऑर्डर बदल दोगे तो मायने बदल जाएंगे। यहाँ पे a कोमा 1 है, यहाँ पे 1 a कोमा 1 है और ये 1 कोमा a है। दीज आर नॉट सेम। और किसी भी सेट में अगर मैंने कहा कि एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि इस बात को फॉलो नहीं करता तो उसको हम लोग इक्वल सेट्स नहीं बोलते। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से एक बात या कह लो कि दो पॉइंट फिर से सामने आते हैं। एक तो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे इन जनरल कह लो। ठीक है, इन जनरल कोई स्पेसिफिक केस ऐसा हो सकता है जहां पे आपको ये बराबर दिख जाए, तो दैट कुड बी अ स्पेशल केस, नॉट अ जनरल केस। ठीक है, तो वो कैसा कभी कभार देखने को मिलेगा, अरे रेस्ट ऑफ रेयर होगा। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट की बात करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसमें एक लाइन है जिसमें कि आपको फिर से समझना चाहिए। कह रहा है कि इफ इधर P और Q दो सेट अगर आप लेते हो और इनमें से कोई भी एक सेट क्या है, नल सेट है, तो जो P क्रॉस Q होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ PQ जो होगा वो इम्प्लीसिट सेट होगा। और बहुत ही जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि पेयर बना रहे हैं। जब दूसरे वाले सेट के अंदर इनमें से कोई भी अगर एक 5 हुआ, बी लेट से 5 होता, तो मैं यहाँ से पिक तो कर लेता, पेयर करके साथ बनाता। जब वहां पे एलिमेंट ही नहीं है बी के अंदर तो पेयर कैसे बनता। तो अगर इनमें से कोई एक या दोनों क्या है 5 सेट हैं तो कभी भी पेयर नहीं बनेगा। उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो 5 ही होगा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की तरफ बात करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कह रहा है कि P गिवन है, Q गिवन है, तो फॉर्म सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देखोगे तो फॉर्म कह रहा है कि सेट्स, है ना, क्यों सेट्स बोला, होपफुली बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास P है जिसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि A B एंड C एलिमेंट लिया मैंने, Q है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है विच इज R, तो हमको P क्रॉस Q चाहिए। P क्रॉस Q चाहिए, क्या करना है, P से एक एलिमेंट पिक करो और बाकी दूसरे वाले सेट Q से क्या करो, पेयर अप बनाओ। तो A का पेयर R के साथ बनेगा और कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, तो दूसरा कोई पेयर बने नहीं करेगा। B का मेरे के साथ R की बन जाएगा, C के R के साथ। Q क्रॉस P अगर आप करते हो तो फिर क्या होगा, उस केस में R का पेयर होगा किसके साथ, A के साथ, R का पेयर होगा B के साथ, R का पेयर होगा C के साथ। इसके अलावा कोई भी दूसरा सेट या फिर एलिमेंट या पेयर कुछ भी और नहीं बन रहा होगा। ठीक है, होपफुली बात आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अगर A बराबर मुझे यहाँ पे गिवन है और B सेट भी गिवन है, मुझे दो सेट गिवन है, तो इसमें मुझे दो ऑप्शंस हैं। एक तो कह रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर होते हैं, दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A इज सेम। कौन सा सही है, तो आपको अभी मैंने पीछे बताया कि सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला इन जनरल सही नहीं होता है। तो स्टेटमेंट
2 is the only correct option. In rarest of rare condition फर्स्ट भी सेम हो सकता है, बट नॉट इन जनरल. नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट ए एंड बी, मेरे पास दो सेट हैं, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होंगे. सबसेट के बारे में हमने पहले चैप्टर में आपको बताया. हमने कहा कि अगर कोई गिवन एक सेट ए है और इसके अंदर मेरे पास n अगर एलिमेंट हैं, तो मैंने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं. द नंबर ऑफ सबसेट इज गिवन बाय 2 की पावर n से, राइट. ये बात हमने पहले पढ़ी. अब अगर मैंने कहा कि अगर a क्रॉस b भी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी अगर a क्रॉस b करोगे तो 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा और 1 का पेयर 4 के साथ भी बनेगा. सेम वे में 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ. ये मेरे पास क्या कर रहा है, a क्रॉस b के अंदर 4 एलिमेंट आ रहे हैं. अगर मैं लिखना चाहूं तो n a क्रॉस b क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है. ठीक है. अब अगर ये चीज अगर जनरलाइज करोगे ना, तो n a क्रॉस b हमेशा कैसे आता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b. ठीक बात है, यहाँ तक कनेक्टेड है. और अगर यहाँ तक कनेक्टेड तो हमने कहा, हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट. अब क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट ही है और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से आ रहा है. तो जो नंबर ऑफ सबसेट अब इस सेट के होंगे वो कैसे बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए अगर बात कर रहे हो, एन ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो, तो ये कैसे बनेंगे. अच्छा, यहाँ पे ये मत लिखो, तो वो क्या आ जाएगा, 2 के पावर एन ए इंटू एन बी. अब अगर कहीं पे यहाँ पे बोल देगा कि m एलिमेंट है, एक में दूसरे में n एलिमेंट है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो मुझे 4 दिख गए. अब देखो, हर बारी जब सेट देगा तो ये करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हर बारी ऐसा दे रहा है मेरे पास और आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो तो वो अननेसेसरी है. मुझे पता है कि कार्टेशियन के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं. जो गिवन 2 सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. अगर एक में 3 है, दूसरे में 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6. यहाँ पे इस केस में मैं बात करूंगा तो ये क्या दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले वाले में 2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में भी 2 एलिमेंट है. तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 मतलब टोटल 16 सबसेट्स यहाँ पे बनेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक बात है, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मेरे पास a क्रॉस b है, ठीक, तो और a क्रॉस b आपको यहाँ पे डिफाइन करके वैल्यू ऑफ a क्या होगा. अब ये बात पार्शियली आप लोगों को पता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैंने बताया, मैंने कहा कि जब भी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, चाहे यहाँ पे करा हो, चाहे मैंने पीछे जब बताया है यहाँ पे करा हो, किसी में भी अगर आप जाके देखो, किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को पिक कर लो, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो मैंने कहा कि पेयर हमने कैसे बनाया. अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो एक एलिमेंट को पहले लिया, फिर पेयर कर दिया दूसरे वाले सेट के साथ, फिर दूसरे उसके एलिमेंट को पिक किया, फिर पेयर किया, फिर. तो एक बात तो समझ में आती है ना कि इन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इनके जो ये पहले वाले एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं. और यहाँ पे जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बिलोंग कर रहे हैं आपके दूसरे वाले सेट से. जरा ध्यान दो इस बात को, दिख रहा है ऐसा, और ऐसा कहीं पे भी हो रहा. ठीक. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमने कहा कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको देखना है कि कोई भी दो जो भी आपके पास यहाँ पे सेट थे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा गया, तो एक बात श्योर है कि इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाले एलिमेंट होंगे ना, वो क्या होंगे, पहले वाले सेट से होंगे, और दूसरे वाले जो एलिमेंट होंगे इस पेयर में वो सब कहाँ से होंगे, तो दूसरे वाले सेट से होंगे. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले ऑर्डर पेयर में मुझे 5 दिखा, दूसरे में भी 5 दिखा, तीसरे में भी 5 दिखा, फिर 8 दिख रहा, फिर 8 दिख रहा, फिर 8 दिख रहा है ना. अब आप ऐसे लिखोगे, यूजुअली बोलोगे पहले वाले एलिमेंट का सेट. हमने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं. कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है. तो इसका मतलब सेट ए क्या होगा, 5,8. इसी तरीके से अगर मैं सेट बी की बात करूंगा तो क्या होगा, फिर से वही बात होगी कि 5 दिख रहा, दूसरा 6 दिख रहा, 7 दिख रहा, फिर 6 दिख रहा, फिर 6 दिख रहा. एक्चुअली में ये 7 होना चाहिए. ठीक है, तो फिर से 6 7 एंड फिर से 5 दिख जाएगा आपको. बट फिर वही बात है कि हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं, तो 5
6 7। तो आपसे सेट ए पूछे, आपसे सेट बी पूछे, आप आंसर कर सकते हो कभी भी अगर इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट के टर्म में आपको चीजें गिवन है तो। नेक्स्ट की बात करें, ये मैंने बताया कि अगर कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई है, इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से कोई एक फाई होना चाहिए या फिर दोनों फाई हो, है ना। दोनों केस में ऑप्शन वाइज देखोगे तो इधर पी और क्यू इज नल सेट, नीदर पी और क्यू नल सेट, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है, सीधा बोथ तो होने की कंडीशन ही नहीं है, और जब पहला सही है तो नॉन ऑफ दीज भी आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे मुझे गिवन है कि इफ एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू देन एन ए क्रॉस बी इज पी क्यू। ठीक बात है। ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई, in general a cross b not equals to b cross a, which of the following statement are true। अगर ये मैंने बताया तो मैंने कहा कि ये तो सही बात है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो दोनों सेट के, इनमें से कोई एक 5 हुआ तो ऑब्वियसली 5 आएगा, और इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं हो तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें, फिर से हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अगर मेरे पास ए गिवन है, मेरे पास बी गिवन है, देन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू। अब देखो ये करके निकालने वाली बात है, इसको आप खुद से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्या ही बता रहा हूँ, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आती है, पिछले वाले चैप्टर में मैंने यूनियन आपको समझा दिया था, सब आता है आपको, खुद से भी कर सकते हो, बट फिर भी चलो अगर यहाँ पे करना होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, निकाल लेते हैं यहाँ पे वैसे। चलो अब ए क्रॉस बी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या आएगा, तो 1 का पेयर 1 और 3 के साथ बनाओगे तो 1,1 और 1,3, 2 का पेयर 2,1 2,3, ये मेरे पास क्या है ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, तो अब यहां से बी का पहला एलिमेंट ले रहा हूं, तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, ठीक है, फिर 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ, राइट। इन दोनों का यूनियन चाहिए। यूनियन में क्या होता है, हमने कहा कि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को हम मिक्स क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, जो ए में भी अवेलेबल हो बी में भी अवेलेबल हो। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा होना चाहिए। तो 1,1 पिक कर लिया, 1,3 लिया मैंने पहले वाले सेट से, 2,1 लिया और 2,3 लिया, ये तो पहले सेट का एलिमेंट हो गया। जैसे दूसरे वाले सेट में आया तो 1,1 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मैं इसको फिर से लूंगा क्या, नहीं लेंगे। 1,2 लूंगा कि नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2,1 तो है, नहीं, मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो यहाँ पे 1,2 ले लेंगे, 3,1 ले लेंगे, 3,2 ले लेंगे, तो ये मेरे पास वो पेयर्स होंगे। और होपफुली अगर ऑप्शन वाइज हम लोग देखा जाए तो 1,1 1,2 2 1 3 1 पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। होपफुली सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, या फिर ऑर्डर पेयर जो भी है, हमके इनके इक्वालिटी के बारे में बात करनी है। हम ये बात वैसे मैं ऑलरेडी आपको पीछे बोल चुका हूँ, कोई भी दो पेयर को जब आप इक्वल बोलते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर ए कोमा बी इज इक्वल टू, आप कह रहे हो कि ये दोनों बराबर हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन पे, एक शर्त पे, जब इसके पहले एलिमेंट पहले से और दूसरे एलिमेंट दूसरे से बराबर हैं, फिर तब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ the corresponding first element is equals to first element and the second element is also equals to second element of the given in the given ordered pair, right। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसी बेसिस पे, और ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एक बात समझना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक होता है कभी भी क्वेश्चन इस पे पिक करने के लिए, और वो ये है कि अब आपको इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा और कहेगा कि ये पेयर बराबर है, और आपसे सिंपली कहेगा कि इनको इवेल्युएट करो, ठीक है। इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा तो हमने कहा कि ठीक है, कंडीशन तो हमको पता है इक्वालिटी की, हमको सिर्फ उतने ही बात को फॉलो कर लेनी है, हमारा काम बन जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है, इसका हमने कहा कि ये पहला एलिमेंट इससे बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूं तो x+1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के, तो x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2।
y माइनस टू बराबर किसके होने चाहिए, 1 के, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, सिंपल सा। और ऐसे ही इस पे अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो हमेशा ऐसे ही इजी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, ये कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, और हो सकता है कि वे अननोन्स किसी और टर्म में दिए जाएं, बट इससे ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है वैसे। बट हाँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पे क्वेश्चन आराम से बनता है, उठा के देखोगे तब भी आपको ये बात समझ में आएगा। एक्स बाई थ्री बराबर क्या लिख सकता हूँ, 5/3 माइनस का 1, और यहाँ से x बाई थ्री करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये 2/3 मिल जाएगा। इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सेम वे में दूसरे वाले एलिमेंट को कंपेयर करो तो y माइनस 2/3 है यहाँ पे, और ये किसके बराबर होगा, तो 1/3 के। इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, y माइनस 2 बराबर क्या बनेगा, 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ से, 3। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। होपफुली बात समझ में आ रही है। बात करें नेक्स्ट की तरफ, तो अब तक हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी समझ ली, क्यों लिए जा रहे हैं, कैसे हो रहा, वो सारी बातें समझी। अब जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक अब आ रहा है धीरे धीरे पिक्चर में। हम ये टॉपिक समझते उसके लिए जरूरी था कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता हो, हमारे लिए जरूरी था कि हमें ऑर्डर्ड पेयर पता हो। अब ये दोनों बातें जबकि हमको पता है, अब हम इस पे बात करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे बात स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको एक बात और समझनी है, वो ये कि ना बल्कि यहाँ पे जब आप क्लास 12th में जाने वाले हो तो उसमें भी जाते ही सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा रिलेशंस एंड फंक्शन ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे जितना चीजें हम समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, वो बातें वहां पे नहीं है, उसके आगे की चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये बेसिक्स नहीं पता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो केयरफुल इसको समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं इन पे रीड आउट कर लेंगे। रीड आउट करने से ज्यादा हमने कहा कि समझना जरूरी है। हमने कहा कि जो रिलेशन है, अब रिलेशन हमेशा ही दो लोगों के बीच में बनता है, दो एलिमेंट के बीच में होगा, दो नंबर्स के बीच में होगा, दो वेरिएबल्स के बीच में होगा, है ना। तो हमने उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर समझा, और मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर आते कहाँ हैं, तो दो गिवन टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं, ठीक है। तो कभी भी रिलेशन आप जब लोगे तो वो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर कंटेन कर रहा होगा इस तरीके से, और ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कहाँ से, तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट था जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एज एन एलिमेंट थे, ठीक है। तो अगर मुझे वैसे ही पेयर की चीजें चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का लेना पड़ेगा सबसेट, क्योंकि आएगा ऑर्डर्ड पेयर तो वहीं से। तो मैं क्या सिंपली ये बोल दूं कि अगर आपने दो सेट लिया है ए और बी, ठीक है, अगर इफ वी टुक टू सेट्स ए एंड बी, ए के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, सेम वे में मेरे पास बी के अंदर भी इस तरीके से एलिमेंट होंगे, तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर यही रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिंगल सेट पे बात करा जाए, जो कि बात करा जाएगा, तो वो मैंने कहा कि अगर सिंगल सेट आप ले रहे हो तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट भी सेम सेट होगा। अब ये मैंने जब कहा कि दो डिफरेंट सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि वो दोनों डिफरेंट ही होने चाहिए। हम सिंगल सेट के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, और करने के लिए कुछ नहीं करना, सेम चीज को फॉलो करनी है, पेयर अप बनाते चले जाना, ठीक बात है। होपफुली बात समझ में आ रही है। अब जब मैंने कहा कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को कह रहे हो कि का ये सबसेट है, तो मैंने कहा कि सबसेट कितने बने थे किसी भी सेट के, मैंने कहा कि 2 के पावर n, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट है। जब वही बात हमने कार्टेशियन के प्रोडक्ट करी, हमने कहा कि दो सेट लिया था आपने और यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स आए थे ए और बी के अंदर, तो वो mn एलिमेंट आए थे, राइट। तो अगर mn एलिमेंट आए तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स थे वो कितने बने थे, तो वो बने थे 2 के पावर mn। और मैंने कहा कि जितने सबसेट आप पॉसिबली बना सकते हो गिवन सेट के,
वही नंबर ऑफ सबसेट किसके बराबर होते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशंस के बराबर होते हैं, राइट? तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कितने रिलेशन परिभाषित करे जा सकते हैं, डिफाइन करे जा सकते हैं, वो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे कि जितने भी नंबर ऑफ जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, उससे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। हमने कहा कि सपोज इस रिलेशन के अंदर मेरे पास इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, है ना, मैं रैंडम चल रहा हूं, तो हमने कहा कि इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि जो ए है इज रिलेटेड टू बी, सी इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, ये क्या है, ए का बी से रिलेशन है, सी का डी से रिलेशन है। या फिर इसी चीज को हम आगे चल के एक मेथड पढ़ते हैं जिसको हम लोग मैपिंग मेथड बोलते हैं। और मैपिंग मेथड को दिखाने का अलग तरीका होगा, जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ए है ना, ए अगर रिलेटेड बी लिखा हुआ है तो ये इंप्लाई करते हैं कि जो बी है इज इमेज ऑफ ए। अगर सी रिलेटेड टू डी है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है इज इमेज ऑफ बी। ठीक है, क्या रिलेशन है वो समझ में आ गया। अब ये ए और बी कैसे रिलेट कर रहे हैं, किस रिलेशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर, किस रूल के अंदर। ठीक है, सी कैसे रिलेट कर रहा है डी से, किस रूल, किस कंडीशन के अंदर, वो चीजें अब आपको डिफाइन करके दी जाएंगी। ठीक है, यही सारी बातें हमने यहाँ पे लिख रखी है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इनका जो प्रोडक्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वो मेरे क्या कहलाएंगे, सब जो रिलेशन कहलाएंगे। पहले को सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यही सब बातें इसमें लिखी हैं। होपफुली इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है, हमने कहा कि एक स्टेप अहेड जब चलते हैं तो हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो रिलेशन पता हो गया, रिलेशन के अंदर मुझे पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और ये इस तरीके से मेरे पास होगा। अब अगला टॉपिक है आपका डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है। यहां तक अगर मेरे साथ में होने का कि सपोज ये मेरे पास ए कोमा बी, सी कोमा डी, है ना, इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आए, ई कोमा एफ सपोजिंगली, है ना, और ले लिया कर। तो हमने कहा कि अगर मुझे इसका डोमेन, या फिर मैं आपको तीन चीजें एक साथ बताता हूँ, नोट नोट ना सिर्फ डोमेन नहीं, रेंज भी समझ डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, और इसके कोडोमेन को भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों बातों को समझ लेते हैं जरा। हमने कहा कि अगर मैं सेट ए ले रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट ले लिया मैंने, सेट बी लूंगा मैं, कोई भी आप ले सकते हो, 1 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 3 ले लिया। हमने कहा कि जो भी रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ही आएगा, है ना, और इस सब का इसमें आप पेयर अप बना सकते हो। तो जब पेयर बनाओगे तो ए का 1 के साथ बनेगा, ए का 2 के साथ बनेगा, ए का 3 के साथ बनेगा, है ना। 3 को मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि लंबा पेयर नहीं बना, मुझे बात समझानी है आपको। तो ए का 2 के साथ सेम, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, ठीक है, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ। ये मैंने पीछे भी करके दिखाया। मैंने कहा कि जो भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी का सबसेट होने वाला है आर। अब जब मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि कितने सबसेट बनेंगे, तो अगर इसके अंदर 6 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 के पावर 6 मतलब 64 मेरे पास सबसेट बनेंगे, मतलब 64 मेरे पास रिलेशन है। उन 64 में से मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं जो भी सबसेट बनेंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं सारे एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट जैसे भी ले रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर जो भी पेयर अप आएगा, हमने कहा कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, राइट। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं उसको समझना है। तो जो ये पेयर अप बन रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि A1 हुआ, लेट्स से मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन हुआ A2, इस तरीके से हमने कहा कि जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर गिवन या अवेलेबल इन अ रिलेशन। ठीक बात है। डोमेन क्या होता है, इस रिलेशन के अंदर
टोटल 64 बनने हैं और 64 में से कैसे आप एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, वो पर्टिकुलर कैसे आएगा, हमने कहा कि आगे बात करेंगे कि वो पर्टिकुलर कैसे आ रहा है, किस रूल किस कंडीशन के अंदर आ रहा है। लेकिन उनमें से जो भी आ रहा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट में, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज इज सिंपली सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऊपर मैंने पेयर लिखना भूल गया हूं, ठीक है, अवेलेबल in set of all second elements of ordered pairs available in relation। जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं किसी सारे ऑर्डर्ड पेयर के, उनका जो सेट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। थर्ड टर्म आता है कोडोमेन। ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट तो मैंने वैसे ही बता दिया कि डोमेन और रेंज हो गया उनका सेट। कोडोमेन क्या होता है? तो कभी भी अगर आप रिलेशन कहां पे डिफाइन कर रहे हो, अगर ए से बी में रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो, इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा कि ये जो दूसरा वाला सेट होगा ना, या फिर अगर रिलेशन मैं कह रहा हूं कि सबसेट है ए क्रॉस बी में, राइट, तो ये जो दूसरा वाला सेट है ना, ये हमेशा क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमेशा ही कोडोमेन कहलाएगा। तीनों बातें क्लियर हो गई। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब इसी चीज को अगर आप जाओगे तो इसके पर्टिकुलर केसेस भी बनते हैं। ठीक है। और वो पर्टिकुलर केसेस में जहां जहां पे आएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सबसेट तो हमेशा ऐसा भी होता है जो कि सारे एलिमेंट को लेके बनता है। मतलब हमने ये सेट के अंदर बताया ना, सबसेट में दो सेट स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें कि एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिया नहीं, जिसको फाइव सेट बोल रहे थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ जब सबसेट बनाओगे तो उसमें एक तो ऐसा होगा जिसके अंदर कोई भी पेयर अप नहीं आएगा उसमें, राइट। और एक सेट ऐसा भी होगा जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो जब यूनिवर्सल सेट होता है, और मान लो कि ये जो रिलेशन, स्पेशल केस क्या है इसमें, स्पेशल केस चलो यहीं पे लिख लेते हैं कि जो स्पेशल केस होगा एक तो ये कि अगर जो रिलेशन है वो बराबर ही हो जाए ए क्रॉस बी के, है ना। इस केस में अगर ऐसा है, और मैं कह रहा हूं कि रिलेशन ऑब्वियसली ए से बी में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो जो सेट ए होगा ना, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाता है डोमेन। और सेट बी जो होता है वो क्या होता है आपका, कोडोमेन। और आप ध्यान दोगे तो इसी केस में ये रेंज के बराबर हो जाएगा, या फिर कह लो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे कहीं पे बात करोगे कि अगर वो यूनिवर्सल ना होके कुछ और हुआ, है ना, कुछ और हुआ, तो मैंने कहा कि जो भी आएगा उस रेंज के अंदर, पूरा सेट बी तो नहीं आ सकता। सेट बी आने का केस यही होगा जब ये इसके बराबर हो। तो अगर इसके अलावा कोई सा भी लोगे तो बी वाले जो भी ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे वाले एलिमेंट्स आएंगे वो बी से कम ही होंगे। तो हम इन जनरल एक बात और भी बोलते हैं कि इन जनरल जो आपका कोडोमेन होता है, या फिर कह लो रेंज होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक बात है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे भी लिखी, कोडोमेन और रेंज भी समझा दिया। होपफुली इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये पॉइंट जो होंगे फर्दर हमेशा पिक्चर में रहेंगे जब तक आप कैलकुलस पढ़ते रहोगे। डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन, फंक्शन, रेंज, ये सारी चीजें अब हमेशा पिक्चर में। ये बेस है कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं, जो कैलकुलस एक्सटेंडेड वर्जन है इस सबका, उसमें ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि बिना इसके बेसिस को समझे आप वहां पे समझने की कोशिश करोगे तो दीवार में सर मार रहे होगे, है ना। चीजें दिक्कत प्रॉब्लमेटिक बनेगी, समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर में आपके पास पॉइंट कह रहे कि कोई भी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्जेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि अब ये है ही सेट, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको सेट को रिप्रेजेंट करने का, राइट। रिलेशन भी क्या एक सेट ही है,
तो ये किसके होगा। और दूसरा हमने कहा कि एरो डायग्राम से भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग मेथड। होता क्या है आएगा डिस्कशन में, आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे चीजों को डील करते रहेंगे। नेक्स्ट की बात करें, अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अब जो मैंने अभी तक बताया कि सबसेट होता है, इनमें से कोई एक होगा, ये वो दुनिया भर की बातें, अब उसको जरा जमीन पे उतारते हैं, एक्चुअल में कैसे हो रहा है वो, उस पे बात करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास सेट ए है और कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, राइट। रिलेशन यहाँ पे जो डिफाइन करने की बात करी जा रही है, हमने कहा कि रिलेशन दो डिफरेंट सेट्स पे भी हो सकते हैं, सेम सेट पे भी बात कर सकते हो, और सेम सेट पे बात करोगे तो हमने कहा कि आर को जो डिनोट करने का तरीका होगा वो क्या होगा, ए टू ए की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का ही होगा सबसेट, है ना। ये बात तो हम पहले से भी बोल रहे थे। अब लेकिन हमने कहा कि इनमें से जो सबसेट बनेगा, अब कितने सबसेट बनेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 6 इंटू 6 एलिमेंट आएंगे 36, और 36 मतलब 2 की पावर 36, इतने रिलेशन डिफाइन होंगे। हम उतने रिलेशन तो प्रैक्टिकली अगर बनाने भी जाएंगे ना, पूरे दिन में शायद ना बना पाए, है ना। इम्पॉसिबल नहीं है, बट वो है कि वो इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन हम उनमें से उतने नंबर ऑफ रिलेशंस में से हम किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे कह रहा है कि ये जो आर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उनको लेट्स से अगर मैं एक्स वाई बोल रहा हूँ, तो ये एक्स वाई इस प्रकार से होंगे कि जो वाई होगा एक्स प्लस वन होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दो पेयर है, दो एलिमेंट्स है। हमने कह रहा है कि ये दूसरा वाला जो एलिमेंट आएगा वो पहले वाले एलिमेंट से एक ज्यादा होगा, जो भी आप ले रहे हो। हमने कहा कि ले क्या सकते हो, हमने कहा कि जब सेट ए पे डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि कोई नंबर यहाँ पे 10 पिक कर लेंगे, ऑब्वियसली वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो आएगा ही नहीं आएगा। तो हमने कहा कि अगर ये बात है, तो हम यहाँ पे अगर इस रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें, हमने कहा कि सपोज ऑर्डर्ड पेयर में वन के साथ पेयर अप भी तो हुआ होगा, तो हम उन पेयर की बात करेंगे जहां पे वन अगर पहला लिया तो दूसरा वाला मुझे एक ज्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ पे टू लेना पड़ेगा। अगर मैं टू लूंगा तो दूसरा वाला थ्री होना चाहिए, अगर मैंने थ्री लिया तो दूसरा वाला फोर होना चाहिए, और मैंने अगर यहाँ पे फोर लिया तो ये फाइव होगा, फाइव लिया तो सिक्स होगा, सिक्स लिया तो सेवन होगा, और जैसे ऐसा मैंने किया, और यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि सेवन जो होगा कभी भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सेवन नहीं है ना सेट का पार्ट, तो ये तो आने से रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक मेरे पास ये जो होगा, मेरे पास सबसेट हो गया। और ये सबसेट, और वो कौन सा है, हम जिस जो इस रिलेशन के अंडर आ रहा है। अब रिलेशन क्या, तुमने कहा कि पहले दूसरे एलिमेंट में आपस में किस रूल के अंडर कनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है, उसकी उसी को तो रिलेशन बोल रहे हैं। अब क्या रिलेशन है, इसमें पहला दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो पहले से एक ज्यादा है, मैथमेटिकल रिलेशन है। हम जैसे इन जनरल बोलते हैं कि सीमा की आयु रोहित की आयु से 3 साल ज्यादा है, 3 गुना है, ऐसा हमने लीनियर जब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो वहां पे भी डील करते तो ये वही बात हो रही है। अब यहाँ पे सीमा, रीमा या रोहित नाम लेने के बजाय हमने अब जनरल वेरिएबल्स के टर्म में बात करते हैं, यूनिवर्सली। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन हो गया, हमने कहा कि जितनी बातें डिस्कस करी उन सब पे बात कर लेते हैं। अगर मैं रिलेशन को ए टू ए की बात कर रहा हूं, जहां पे ए मेरे पास क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में बात आती तो हमने कहा कि एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज हम क्या बोल रहे हैं, हमको पहली चीज चाहिए डोमेन। डोमेन क्या होगा, हमने कहा इस रिलेशन के जो सेट होंगे, किसके, पहले वाले एलिमेंट्स को, उनको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन। तो यहाँ पे जो मेरे पास डोमेन बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो डोमेन यहाँ पे क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 और 6 आएगा क्या इसके अंदर। हमने कहा कि ये तो पेयर ही नहीं आया ना इस पिक्चर में, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हमने कहा कि जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी, तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, तो कोडोमेन की। क्या होगा कोडोमेन इस क्वेश्चन में, तो कोडोमेन की अगर आप बात कर रहे हो, तो कोडोमेन जो आपका होगा
हमने कहा कि जो दूसरा वाला सेट होता है, अब एक का ए से रिलेशन में दूसरा सेट क्या है, अगेन यहाँ पे सेट ए ही है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे इसका कोडोमेन होगा। होपफुली सबको ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ तक तो ये इजी था, हमने एक पॉइंट करके लिखवाया, और एक हमने कहा कि इसको हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू भी शो करते हैं। अब एरो डायग्राम को हमने क्या कहा कि इसी को बोलते हैं हम लोग मैपिंग मेथड। तो अब जरा उस पे भी चलते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मैपिंग मेथड क्या होता है? मैपिंग मेथड हमने कहा कि एक सिरे से लिखो, हमने कहा कि रिलेशन किससे डिफाइंड है, ए से ए में। सेट क्या है आपके पास, ए है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक बात है, यहां तक तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, नया अब यहां से स्टार्ट होगा। नया में क्या करना है, हमको लेना है डब्बा। ठीक है, ये डब्बा क्या है, एलिप्स है। अभी तक नहीं पढ़ा है, लास्ट में चैप्टर में कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 में, तो वहां पे समझ में आएगा। अभी के लिए ये डब्बा समझो जो भी है। दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन होगा हमेशा ही। दोनों सेट के लिए दो डब्बे हमने ले लिए। कौन कौन से सेट हैं वो लिख लो, ये भी ए है, ये भी ए है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनको शो कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी वही एलिमेंट है क्योंकि सेट सेम है, 3 4 5 एंड 6। अब बात आती है इनके एरो डायग्राम से। हमने कहा कि एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, रिलेशन के अंदर जाओ, जो भी पेयर अप मिले थे, जैसे यहाँ पे 1 का 2 है, 1 के साथ 2 है, तो मैं क्या बोलता हूं, मैंने पीछे भी बताया आपको कि ये जो 2 है ना, याद है पीछे बता रहा था मैं, ये दूसरा वाला एलिमेंट है, वो पहले वाले का क्या होता है, इमेज होता है। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो यहीं पे कहीं पे हमने लिखा था ये बात, कहाँ लिखा था, ठीक है, ये लिखा था मैपिंग मेथड में मैंने। तो अब जब ये इमेज वाली बात हो रही है, मैपिंग वाली बात हो रही है, तो हमने कहा कि वही चीज यहाँ पे करनी है। क्या है, अब जब ये दूसरा वाला जो है पहले का इमेज है, तो इमेज ही बना रहे हैं, बट अब हम एरो डायग्राम से चीज को दिखा रहे हैं। ठीक है, कि पहले वाले की जो जो इमेज है उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया एरो से। 2 का इमेज देखोगे तो 3 के साथ बन रहा है। 3 जब लिया था मैंने, 3 लिया था तो वो 4 के साथ कनेक्टेड था, और जब 4 लिया था तो वो 5 के साथ कनेक्टेड था, 5 लिया तो वो 6 के साथ कनेक्टेड था, और जब 6 लिया तो 7 आ गया, तो इसका वो पार्ट ही नहीं था, तो इसका मतलब इसका कोई इमेज बन ही नहीं रहा था। तो ये मेरे पास है मेरा क्या, एरो डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रिलेशन दिखाता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी एलिमेंट्स आए हैं, पहले के साथ जो कनेक्टेड है दूसरा वाला एलिमेंट है, उसका इमेज बनाओ। इमेज कैसे बनाएंगे, तो एरो के थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं दूसरे वाले सेट के अंदर देखूं जो कि कोडोमेन का पार्ट है, वहां पे 1 ऐसा है जो किसी के साथ पेयर अप नहीं हुआ है ना, और वो जाके जब रिलेशन के अंदर भी देखोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन करो, और फिर से डोमेन और कोडोमेन आप यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे रिलेशन, अब होपफुली कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दी है बहुत ही डिटेल्ड में, तो अब समझाने में ज्यादा दिक्कत, समझने समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि रिलेशन कैसे डिफाइंड, एक्स कोमा वाई है यहाँ पे, और ये इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई क्या है, 0 है, जहां पे एक्स और वाई जो आप लोगे वो कहां से लोगे, तो सेट ए से लोगे। ठीक बात है, हमने कहा कि आर है, जो मेरे पास रिलेशन डिफाइंड है वो ऑब्वियसली ए पे डिफाइंड है, तो आर इज डिफाइंड ए टू ए, मतलब पहला और दूसरे सेट के एलिमेंट जो भी आएंगे वो सेट ए से ही आएंगे, लेकिन वो आएंगे इस रूल के अंडर। अब ये रूल क्या है, तो ये कह रहा है कि 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो या फिर इसको मैं 3x माइनस क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर और समझने की कोशिश करूँ कि मैथमेटिकली ये कैसे रिलेटेड है, तो ये 3x माइनस वाई बराबर 0 लिखा हुआ है, या फिर इसको मैं 3x बराबर क्या लिख दूँ, वाई लिख दूँ। इसका मतलब ये लिखा हुआ कि y बराबर क्या है, 3x है, ये तो कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। इसका मतलब y दूसरा एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट और x यहाँ पे पहला एलिमेंट है, तो y बराबर 3x कहने का मतलब क्या हुआ कि y पहले वाले एलिमेंट का 3 गुना है। ठीक है, y x का 3 गुना है, जहां पे x पहला एलिमेंट है, y
दूसरा एलिमेंट। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि जो दूसरा वाला होगा वो पहले का 3 गुना होगा। तो अगर मैं इस रिलेशन को फॉलो बनाने स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास एलिमेंट सेट ए के अंदर जो है वो कितने हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 1 टू लेके 14 तक के मेरे पास एलिमेंट इस सेट ए के अंदर गिवन है, 1 2 3 अप टू 14 तक, राइट। बनाना स्टार्ट करते हैं। तुमने कहा कि आर को जब बनाएंगे, तुमने कहा कि अगर मान लो मेरे पेयर में पहला 1 आया तो दूसरा इसके किसके साथ होगा, 3 होगा, इसका 3 गुना। अगर यहाँ पे 2 है तो ये क्या आना चाहिए, इसका 3 गुना 6 आएगा। अगर ये 3 है तो ये 9 आएगा। अगर ये 4 है तो ये 12 आएगा। और अगर ये 5 है तो ये 15 आएगा, राइट। अब लेकिन सवाल ये है कि जब पिक्चर में 14 तक ही एलिमेंट हो तो ये आएगा क्या, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो जो मेरा सेट बनेगा वो सेट कहां तक बनेगा, सिर्फ इतना ही बनना है। और अगर ये सेट है तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है डोमेन। क्या होगा डोमेन, तो जो पहले वाले एलिमेंट है तो 1 2 3 एंड 4। अगर मुझसे रेंज पूछता है तो रेंज क्या होगा, तो रेंज दूसरे वाले एलिमेंट होंगे जो कि 3 6 9 12 होंगे, राइट। हमसे कोडोमेन पूछ ले तो कोडोमेन में तो कुछ करना ही नहीं है, दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन होता है। तो 1 2 3 ए टू ए में करो तो कहां तक, 14 तक, ये मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, होपफुली सबको ये बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि ए बी आपको गिवन है एक्स वाई जेड और एबीसी, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे कई सारे रिलेशन है, कौन सा इसमें रिलेशन नहीं हो सकता है, आपको ये देखना है। हमने कहा कि जो भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है, जो पेयर अप आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे पेयर होंगे। अगर ए से बी में आप रिलेशन को डिफाइन करो तो जो पहले वाले एलिमेंट बी में होने चाहिए, फिर पहले वाले एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट आएंगे दोनों ही सेट से होने चाहिए, इसके बियॉन्ड कहीं पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर मैं पहले देखो तो यहाँ पे पहला वाला सेट ऑब्वियसली एक्स वाई जेड, तो इसका एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, चलेगा। ये है आपका रिलेशन के अंदर। वाई सी से रिलेटेड है, वाई डी से रिलेटेड है, तो इसमें वाई है, इसमें डी है, चलेगा। जेड ए से रिलेटेड है, जेड डी से रिलेटेड है, तो इसके अंदर जेड है और इसके ए और डी से रिलेटेड हो सकता है। जेड बी से रिलेटेड है, वाई बी से रिलेटेड है, और ए डी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो जरा, इसमें पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, ए आया, जो कि ये तो दूसरे वाला सेट का है, लेकिन बाय डिफिनेशन हमको पता है कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले वाले सेट से होना चाहिए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ए से बी में रिलेशन डिफाइन करो, बी टू ए बोलता तो ये वाली चीज पॉसिबल होती, लेकिन उस केस में फिर ये दोनों गलत हो जाते, है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये रिलेशन नहीं आएगा ए कॉमा डी। होपफुली बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई ए कोमा बी, और ए कोमा बी इस तरीके से है कि एलिमेंट ऑफ जेड है और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। देन क्या कह रहा है भाई, पहले तो रिलेशन को ही समझ लेते हैं। मेन मुद्दा तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये रिलेशन जो डिफाइन करेगा उसको ही समझना मेरे लिए टास्क होने वाला है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ए बी आप लोगे पेयर के अंदर, चलो समझ में आता है। और ये ए बी पहली बात तो कहाँ से लोगे, तो इंटीजर होने चाहिए, जेड होगा इंटीजर। और कह रहा है कि और ये ऐसा भी होना चाहिए कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है ना वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बताना है कि डोमेन ऑफ कौन सा ऑप्शन सही है, कि डोमेन क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा इसका, ये सब बातें आपको बतानी है। हमने कहा कि कोई भी, अब जब ऐसा बोल दिया, इंटीजर्स जो हमारा सेट है वो कहाँ पे डिफाइंड है, तो जेड टू जेड में डिफाइंड है, इंटीजर्स पे डिफाइंड है, मतलब पहले और दूसरे एलिमेंट जो भी लेंगे हम वो इंटीजर ही लेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं ऐसा कोई भी रिलेशन, अब ऐसे रिलेशन के लिए ये है कि पूरा मेरे लिए दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन समझना है इस चीज को कैसे। हमने कहा कि कोई भी दो इंटीजर ले लो, आप 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, 1 5 ले सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर जब पेयर बनाओगे ना इस तरीके से इनफाइनाइट बनेंगे, ठीक है। सारे इंटीजर्स पे देख लो, इंटीजर तो इनफाइनाइट है, तो जब डिफरेंस भी निकालोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। और कभी भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होगा, ये बात भी समझ में आनी है। तो जो भी लेना, हमने कहा कि जो यहाँ पे एलिमेंट लूंगा मैं, 1 लू इसके साथ जो भी है, ए और बी दोनों इंटीजर लेना, तो मैं लेट से 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे -1 और लेट से यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। जो भी पेयर अप इसके अंदर आने हैं
उस केस में हमको यहाँ इसके हिसाब से मुझे ऑप्शंस पे जाना है ना, क्योंकि पूरा बनाने बैठोगे तो वो तो संभव ही नहीं है। हमने कहा कि पहला चीज हमसे बोल रहा है कि डोमेन ऑफ आर इज 2 3 4 5। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, तो अब अगर इसके मैं करेक्टनेस की चेक करूं तो हमने कहा कि a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्या मैं इंटीजर अगर ए और बी चूज कर रहा हूँ और इंटीजर ले रहा हूँ, तो क्या मैं पहले वाले एलिमेंट को इंटीजर ले सकता हूँ क्या? अगर मैं इंटीजर ले सकता हूँ, हमने कहा कि स्पेयर के अंदर जितने भी इंटीजर आएंगे पहले वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इसके डोमेन होंगे। अब अगर मैंने -1 कहीं पे लिया है तो ये गलत तो है नहीं, -1 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर अलग बात है, राइट? तो -1 अगर मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी डोमेन में आएगा। लेकिन अगर आप 2 3 4 5 कह रहे हो तो ये इसमें -1 मिसिंग है, सारे निगेटिव वाले मिसिंग है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, रेंज की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा रेंज ऑफ आर क्या होगा? रेंज क्या होगा? दूसरे वाले सेट एलिमेंट का जो सेट बनेगा। अब दूसरा वाला एलिमेंट भी आप क्या ले रहे हो? हमेशा इंटीजर ही ले रहे हो। तो इसमें यहाँ पे जो भी पॉसिबल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, वो सारे इंटीजर से तो आएंगे। तो अगर आप रेंज की बात करो तो यस, जो रेंज होगा वो भी तो इंटीजर ही है ना। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा मुझे, हालांकि डोमेन भी इसका इंटीजर ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 3 4 5 से पॉजिटिव वाले, वो भी 2 से स्टार्ट होने वाले कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में बी ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोड़ दो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। पहली बात तो जो रिलेशन ही समझ जाएगा, जो डिफाइन करा गया यहाँ पे, सवाल सॉल्व करने कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें आपको एक एक समझ में आई है। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने क्वेश्चंस के पिक्चर खींच के उस पर अपलोड करोगे, चाहे वो क्वेश्चन हो, वो टॉपिक हो कोई जिसमें आपको इशू हो रही हो। विद इन 60 सेकंड आपके पास लाइव ट्यूटर कनेक्ट होंगे जो आपके प्रॉब्लम को 1 to 1 डिस्कस करेंगे और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो, और साथ में वीडियोस मिलते रहें आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।